हेलो एवरीवन। आज देखेंगे साइंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3। तो पहला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। कोई लेंस है जिसका नाम क्या है, उत्तल। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। चलिए आगे चलते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि कोई शब्दकोश से छोटा है, उसको पढ़ते समय इनमें से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। कौन सा लेंस को पसंद करेंगे, जो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हो। कैसा लेंस हो, उत्तल लेंस हो। कैसा लेंस, उत्तल लेंस हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोलता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने सामान्यतः कौन सा लेंस लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। उसके बाद बोलता है, एक व्यक्ति दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। किस ओर, दर्पण की ओर। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो चाल पूछ रहा है, किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड से। किस चाल से, 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है तो क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। आगे है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति दूरदृष्टि का होता है उसमें उस चश्मा में से कौन सा लेंस लगा होता है। तो कौन सा लेंस लगा था, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो निकट दृष्टि हो जाएगा तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा, अवतल लेंस। अगर जरा दृष्टि दोष आया जाएगा तो उसमें बाईफोकल लेंस। कैसा लेंस रहेगा, बाईफोकल लेंस। अगला एग्जाम्पल है, ये अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है तो क्या हो जाएगा, उसका कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामांकन जिसने किया था वह कौन है। यानी कि विद्युत आवेश होता है दो तरह का, एक होता है धन, एक होता है ऋण। यानी कि इस धन और ऋण का नामांकन करने वाला कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन है। एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या है। यानी कि बोलता है, कोई पदार्थ है उसमें एक कूलम धन आवेश को दिया गया है, यानी आवेश किया गया है। तो उस आवेश पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी संख्या क्या हो जाएगा, तो उसकी संख्या हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। यानी कि कोई बल्ब है उसमें वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, लिखा हुआ है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति कितना होगा, तो बोलता है शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, 50 वाट हो जाएगा। 50 वाट है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। यानी कि कोई धातु का ऑक्साइड है उसको कैसा ऑक्साइड कहेंगे, क्षारकीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यानी कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, विद्युत चंबुकीय प्रेरण पर। किस पर आधारित है, विद्युत चंबुकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान रहता है। यानी कि जब लघुपतन होता है विद्युत धारा का मान कैसा कितना होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ने के कारण ही तो लघुपतन होता है विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दिया हुआ प्रतिक्रिया PbO प्लस कार्बन Pb प्लस CO। यानी कि ऐसा प्रतिक्रिया दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, कार्बन का क्या हो रहा है, अवकारक हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, अवकारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न धातु में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है। यानी कि इनमें से कौन H2 गैस देता है, कौन देगा, एल्युमिनियम देगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विलियन का pH 13 है, सॉरी, यदि विलियन का pH 13 है तो इसका अर्थ है, तो ये कैसा होगा,
परबल भास्मिक होगा। कैसा होगा? परबल भास्मिक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन 17, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? साधारण जो ताप होता है उसमें फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4। क्या होता है? P4। अगला है पीतल में रहता है, पीतल में क्या क्या रहता है? क्या क्या मिलके पीतल बनता है? कॉपर और जिंक। क्या क्या मिलके बनता है पीतल? कॉपर और जिंक। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है धातुओं की प्रकृति होती है, धातु का जो प्रकृति होता है तो कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है। धातु का प्रकृति कैसा होता है? विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है चंबुक की अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? यानी कि जो चंबुक में अशुद्धि है उसको किस प्रकार दूर किया जाता है? चंबुक की विधि से। कैसा विधि से? चंबुक की विधि से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। कार्बन का जो यौगिक है उसका आवश्यक तत्व क्या है? कार्बन ही है। कार्बन का यौगिक तत्व क्या होगा? कार्बन ही है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? इनमें से बोला है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व इनमें से ऑप्शन नंबर बी हीलियम है। कौन है? हीलियम। याद रखने के लिए है हीना, नीना और करीना का एक्सरा रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरा रंगीन, यानी कि इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अक्रिय तत्व। उसके बाद है एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन श्रेणी का जो यौगिक है उसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। क्या है? CnH2n। किसका? एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। अगला आता है अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, यानी अपमार्जक जो बनाया जाता है किसका उपयोग होता है? अल्कोहल का। किसका अल्कोहल उपयोग होता है? अल्कोहल का। क्या बनाने के लिए? अपमार्जक बनाने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आवर्त सारणी 7 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी जो 7 है वो तत्व क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन तत्व कहलाते हैं। कैसा तत्व कहलाते हैं? हेलोजन तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ से बोला है? बाएं से दाएं जाने पर। तो क्या होगा? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। परमाणु जो है यानी एटम जो है आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। किधर से किधर जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है उससे क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो होता है कहाँ निषेचित होता है? कहाँ पे होता है? फेलोपियन नलिका, जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। कहाँ? फेलोपियन नलिका, जिसको क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि श्वसन का जो क्रिया होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। अगला है एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति है उसमें परकुंचन और अनुशिथिलन दाब कितना होता है? 120/80। 120/80। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? यानी कि पत्ती जो मुरझाता है किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। किसके कारण मुरझाता है? एब्सिसिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी कि कौन सा पादप हार्मोन है जो फल को पकाने में काम आता है? इथिलीन। कौन है? इथिलीन। जो क्या करता है? फल को पकाता है। कौन है? इथिलीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन का जो यौगिक है उसमें कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स का जो रोग होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के कारण है? किस प्रकार के अंग के कारण? चमगादड़ और पक्षी का जो अंग होता है कैसा होता है? वो समजात होता है। कैसा होता है? समजात होता है। वे अंग जिनकी उपस्थिति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? बागीचा हो जाएगा और खेत हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? बागीचा और खेत कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। अगला है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य है, सब जानता है ये बात। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? यानी कि वनों को जो बचाना है तो उसमें किन क्रियाओं को नियंत्रित करना है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना पड़ेगा, अतिचारण को रोकना पड़ेगा, खनन को करना पड़ेगा। इनमें से यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण, यानी कि जैविक प्रक्रम के द्वारा, जैविक प्रोसेस के द्वारा अपघटित होते हैं उसको क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? यानी कि एमीटर से मापा जाता है किसको? धारा को, करंट को किससे मापा जाता है? एमीटर का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह उपकरण जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या बोलता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको क्या बोलेंगे? मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला तो इसको क्या बोलेंगे? मोटर। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? जनरेटर। यांत्रिक को विद्युत में बदलना उसको जनरेटर, और विद्युत को यांत्रिक में बदलना उसको मोटर बोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम है जो, उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है? बहुखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? बहुखंडन। अगला है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष जो है किस लेंस से? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाते हैं? यानी पौधों में जो जनन अंग होता है वो कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर का। किसका किया था? मटर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है ऊर्जा की दिशा किस में होता है? बहुदिशीय होता है, मीन्स बहुत सारी दिशा में होता है। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल का ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल पर होगा। पहला नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल पे होगा। पहला। दूसरा है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि 50 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि अवतल दर्पण में क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि दांत का जो डॉक्टर होता है तो किस दर्पण का उपयोग करता है मरीजों के दांत को बड़ा देखने के लिए? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किसका करता है? अवतल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो कौन सा दर्पण है? समतल या उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर लगा रहता है, कौन सा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। यानी कि एक क्वेश्चन आता है, मोटर चालक उत्तल दर्पण को बाह्य पश्च दृश्य के रूप में क्यों उपयोग करता है? तो यही क्वेश्चन है। अगला है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कि गोलीय दर्पण जो है उसका पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा? विद्युत चंबुक तरंग। क्या हो जाएगा? विद्युत चंबुक तरंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी कि कोई गोलीय दर्पण है, फोकसांतर यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या हो जाएगा? r बराबर f/2। r बराबर क्या हो जाएगा? f/2। यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस बटे 2। अगला है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी कि वो दर्पण समतल है उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? आभासी तथा बराबर होगा। कैसा होगा? आभासी तथा बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। कोई लाइट है जिसका नाम है सर्च लाइट, उसका परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कोई वस्तु उसका आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन अवतल दर्पण में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित है, कौन है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीछे बताया है परावर्तन का नियम। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो क्या कैसा होता है? वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संयुग्मी फोकस केवल संभव है किसमें? अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव और फोकस के बीच। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? यानी कोई दर्पण उसका मध्य बिंदु, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु यानी ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है। समतल दर्पण में क्या वक्रता त्रिज्या आर है, तो आर क्या? अनंत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, यानी कि कोई दर्पण है समतल दर्पण, उसका रेखीय आवर्धन कितना होता है? m बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं आवर्धन, बराबर क्या हो जाएगा? 1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? कोई गाड़ी जो उसका अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण का जो प्रयोग होता है उसमें सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। कोई दर्पण जो गोली है उसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C4H10। ठीक है, ओके बाय। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।